इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? जब बिजनेसेस अपनी ऑपरेशनल स्केल इंक्रीज करते हैं। Hello everyone, this is Kamran Abdussalam and today we are going to discuss the topic of economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? जब बिजनेसेस अपनी ऑपरेशनल स्केल इंक्रीज करते हैं, जब बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करते हैं, उसके नतीजे में होता ये है कि उनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है। और रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट फैक्टर ये होता है कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज व्हेन यूनिट कॉस्ट फॉल। यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और ये कब होता है? जब आउटपुट इंक्रीज करता है। जब आउटपुट इंक्रीज करता है तो मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पर स्प्रेड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही है हमें। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्ट्री जहाँ पे कुछ शर्ट्स बन रही हैं, यहाँ पे कोई अगर ब्रेड्स बन रही हैं और पहले महीने ऑर्डर आया था उसको 100 शर्ट्स बनाने के बारे में, दूसरे महीने ऑर्डर इंक्रीज कर गया 200 शर्ट्स के बारे में और ऑर्डर इस तरह इंक्रीज होते चले गए। लेकिन रेंट की कॉस्ट, रेंट फॉर इंस्टेंस आपका $10,000 था, तो ये रेंट जब ज्यादा और ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होगा तो आपकी एवरेज कॉस्ट तो फॉल कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही है हमें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझने के लिए एक बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये पाउंड्स में या रुपीज में या किसी भी करेंसी में, डॉलर्स में, इससे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, की बात समझ में आई कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स से और ये नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होते चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड हो रही है और मैथमेटिकली जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो क्वोशिएंट कम हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप जरा अगली स्लाइड में देखें मेरे साथ। फॉर इंस्टेंस, इस कैलकुलेशन को समझिएगा जरा। मैंने आपसे कहा कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जब इंक्रीज करते चले जाते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लीजिए आप। राइट, आप 100 यूनिट्स पहले मंथ में प्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरे महीने ऑर्डर आ गया 200 यूनिट्स का, थर्ड मंथ ये ऑर्डर चला गया 300 यूनिट्स पे और 400 यूनिट्स का ऑर्डर आपको रिसीव हुआ फोर्थ मंथ में। ठीक। अच्छा, रेंट तो कांस्टेंट है, रेंट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रेंट सारे मंथ में कांस्टेंट ही रहेगा, वो 10,000 और 10,000 ये। अच्छा, अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 पाउंड्स है। तो वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या करेंगे? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से इन नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगी? ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट्स, दैट विल बी इक्वल टू 1000। और जब 10 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200 यूनिट से मल्टीप्लाई होगी तो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2000। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई। राइट, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कॉस्ट क्या आएगी कि इन दोनों का सम के 10,000 प्लस 1000 11,000, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। राइट, तो बच्चों जब आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट, आपने फॉर्मूला देखा था मेरे साथ, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय 100। 100 क्या है? 100 यूनिट्स है। तो ये मैं वैल्यूज यहां से इस कॉलम से ले रहा हूं। राइट, ये वैल्यूज इन कॉलम से आ रही हैं। और 14,000 को किससे डिवाइड करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। और आप एक फिनोमिनल एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, और वो क्या है कि एवरेज कॉस्ट आपकी फॉल हो गई। राइट, जब आपने इस कॉस्ट को डिवाइड किया इन नंबर ऑफ यूनिट से, इंक्रीज जो हो रहे थे, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हुई? एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो गई। राइट, तो मैं इसी चीज को, यानी कि ये आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही हैं, और इस चीज को मैं डिस्प्ले कर दूं आपके ग्राफ के ऊपर। ये कॉस्ट पर यूनिट है और ये आउटपुट। पहले आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? यू प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स और 200 यूनिट्स और 300 यूनिट्स, और फिर आपने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। और कॉस्ट कितनी आई थी? कॉस्ट आई थी 110, 60, 43, 35। ये देख लो जरा, 110 और 200 पे आई थी तकरीबन, फॉर इंस्टेंस ये समझ लो 65, और ये आई थी 40 और ये आई थी 35। राइट, तो ये बिहेवियर क्या कहलाता है? ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। राइट, ये बिहेवियर क्या कहलाता है? दिस इज टर्म्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आई होप आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है, और बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ये कॉस्ट दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन, सेकेंड थिंग इज टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, और तीसरी चीज़ है ग्राफ। एक और चीज़ मेरे साथ समझ लीजिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की टाइप्स होती हैं। वो क्या क्या टाइप्स होती हैं? वो होती हैं परचेजिंग इकोनॉमीज,
वो होती टेक्निकल इकोनॉमीज, वो होती हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर कॉलीग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।